नमस्कार, मुंबई के सायन इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो में सबसे पहले हम बात करेंगे 22 साल के उस युवक के बारे में जो पेशे से रैपर है और सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के चलते वो लापता हो गया है। दरअसल लापता होने से पहले उसने इंस्टाग्राम पोस्ट पर जानकारी दी थी कि वो अब यमुना में कूद कर जान दे रहा है, जबकि जिस गाने के लिए उसे ट्रोल किया जा रहा है वो 6 साल पुराना वीडियो है। देखिए रिपोर्ट। पेशे से रैपर 22 साल के आदित्य ने ये वीडियो मुंबई में करीब 6 साल पहले बनाया था। ये रैप हिंदू धर्म को लेकर था। आरोप है कि इसमें आदित्य ने धर्म को लेकर आपत्तिजनक बातें कहीं। इस बात को 6 साल बीत गए, लेकिन हाल ही में किसी ने आदित्य का ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो कि बाद में वायरल हो गया। इसके बाद आदित्य ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांग ली, लेकिन सोशल मीडिया पर आदित्य ट्रोल होने लगा और उसे जान से मारने की धमकियां आने लगीं। उसका पुराना एक रैप बैटल सोशल मीडिया में सरफेस हुआ और फिर उसकी ज़बरदस्त ट्रोलिंग हुई। उसको बहुत हेट्रेट वाले मैसेजेस आए, उसको बहुत अब्यूज़ किया गया, जिससे कि मेरे बेटे ने पहले तो अपॉलॉजी भी डाली, क्योंकि वो 6 साल पुराना एक रैप बैटल था, बट ख़त्म नहीं हुआ। ही वॉज गेटिंग थ्रेट्स, ही वॉज बीइंग अब्यूज्ड, ही वॉज बीइंग कॉर्नर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, and then he decided to leave a suicide note and disappear. We don't know where he is. आदित्य की मां के मुताबिक धमकियों से परेशान होकर उसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया था। इस बीच वो जिन 8-9 ब्रांड्स के साथ जुड़ा था, उन सभी ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। 1 जून को आदित्य अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यमुना में डूब जाने की बात कहकर घर से चला गया और तब से ही आदित्य का कुछ पता नहीं है। परिवार परेशान है। फोन उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया था, बट सम पीपल ऑल्सो रीच्ड हिज रेसिडेंस, जिसका एड्रेस किसी को नहीं पता था, बट दे रीच्ड। फॉर्चुनेटली ही वाज नॉट देयर एट दैट मोमेंट, बट दे वांटेड टू फिजिकली हैंडल हिम। तो अभी आपने कंप्लेन कर दी है पुलिस में? हाँ जी, मैंने कोई जानकारी मिल पाई कहीं, कुछ कहाँ गया? अभी तो अभी कुछ पता नहीं चला। ओके। तो अभी पुलिस से क्या मांग करती हैं आप? मैं पुलिस को रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द उसको ढूंढे। दिल्ली के मेहरौली थाने की पुलिस आदित्य की गुमशुदगी की जांच कर रही है। उधर आदित्य की मां दिन रात बेसब्री से उसका इंतजार कर रही हैं। सोशल मीडिया की ट्रोलिंग से आदित्य इस कदर आहत हुआ कि उसने परेशान होकर सुसाइड करने की बात कही और घर छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक आदित्य का कोई सुराग नहीं मिला है, ना तो यमुना के आसपास से, ना कहीं और से। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में जहां सोमवार से अनलॉक की शुरुआत हो रही है, तो वहीं अब भी कई तरह की पाबंदियां बनी रहेंगी। जैसे कि मुंबई में अब भी जो लोकल है उसमें आम आदमी को सफ़र करने नहीं दिया जाएगा। उन्हें बसों से या फिर ऑटो या गाड़ियों से उनको सफ़र करना होगा। इसमें उन लोगों को ज़्यादा परेशानी होगी जो दूर दराज से शहर में आते हैं, उनके कई घंटे इसमें बर्बाद हो जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। सोमवार से महाराष्ट्र में कोरोना के चलते लगी कड़ाई को कम किया जाएगा और एक बार फिर से मुंबई शहर में दफ्तर, होटल, रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। लेकिन फिलहाल आम आदमी के लोकल में सफ़र पर रोक लगी हुई है और इसका असर कमलेश दवे जैसे लोगों पर पड़ेगा। कमलेश मुंबई के दहिसर इलाके में रहते हैं, लेकिन काम 40 किलोमीटर दूर दक्षिण मुंबई के मरीन लाइन्स इलाके में करते हैं। लोकल में सफ़र की अनुमति नहीं होने की वजह से अब बस से जाना पड़ता है। आने जाने में 6 घंटे का समय लगता है। 6 घंटा लगता ही है पूरा। 6 घंटा ये पूरा आधा दिन जाता ही है। आधा दिन में 2-3 घंटे में क्या, 4 बजे तो बंद होता है, फिर क्या काम होएगा? कुछ काम होता नहीं है कहने का। कमलेश की तरह ही कई हैं जिस पर इसका असर पड़ेगा।
मतलब बहुत तकलीफ होती है। 1-1.5 घंटा लाइन लगाओ, फिर भी वेस्ट होता है टाइम, फिर भी लेते नहीं हम लोग को। ट्रेन से जाते ना, ट्रेन से क्या उतना ही टाइम बचता है ना, इधर 1 घंटा लगता है तो उधर आधा घंटा लगेगा ना, टाइम बचता है और काम भी जल्दी हो जाता है। तो घर अभी कितना घंटा खड़े इधर। महाराष्ट्र सरकार की ओर से अनलॉक के लिए बनाई गाइडलाइन में मुंबई तीसरे स्तर पर है, जिसका मतलब ये है कि निजी दफ्तरों को 50% की क्षमता में खोला जा सकता है। बस, ऑटो, रिक्शा चलेंगे, लेकिन लोकल नहीं। हम जब मुंबई और मुंबई के MMR रीजन की जब बात करते हैं और अनलॉक की बात करते हैं, तो ऐसे में मुंबई की लाइफलाइन, मुंबई लोकल को बंद करके अनलॉक की बात करना ये बेईमानी होगी। सरकार ने समझने की आवश्यकता है कि जब आप अनलॉक कर रहे हैं, उनके कार्यालय शुरू कर रहे हैं, उनके दुकानें शुरू कर रहे हैं, ऐसे में उन दुकानों में, उस कार्यालयों में काम करने वाला जो श्रमिक है, जो कामगार है, वो कैसे वहां तक पहुंचेगा। दुकान, होटल और रेस्टोरेंट को भी 4 बजे तक खोलने की अनुमति है। ट्रेडर एसोसिएशन अपने कर्मचारियों को लेकर चिंतित है। महाराष्ट्र सरकार को हमने अपील की है, ट्रेन की सेवाएं शुरू कर जाए, क्योंकि उससे बर्डन रास्ते पे कम हो जाएगा, ट्रैफिक कम होएगा, बस के ऊपर बर्डन कम होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा और प्रिकॉशन भी अच्छी तरह से ले पाएंगे। मुंबई कल से अनलॉक की तरफ कदम बढ़ा रही है, लेकिन मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेन अभी भी आम पब्लिक के लिए बंद रहेगी। सरकार का कहना है कि कोविड के खतरे को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है, लेकिन आम पब्लिक का क्या, जिनको घंटों सफर करना पड़ेगा अपनी मंजिल की ओर पहुंचने के लिए। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र ध्यालकर के साथ पूर्वा चिटनेस, NDTV इंडिया। भारतीय तटरक्षक दल ने गोवा में समुद्र के बीच फंसे एक जहाज के जो क्रू मेंबर्स हैं, उन तक न केवल स्वास्थ्य से जुड़ी सारी सुविधाओं को पहुंचाया, बल्कि पूरे क्रू को चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल तक पहुंचाने का जो अभियान है वो सफलतापूर्वक पूरा किया। बीच समंदर में यह नज़ारा किसी सैन्य अभियान से कम नहीं दिखाई दे रहा था, जब हेलीकॉप्टर से भारतीय तटरक्षक दल के सदस्य जहाज पर उतरे और फिर वहां जहाज के कैप्टन NT एलिम और उनके सहायक ई ब्योंग बॉक को बेहद सावधानी और सुरक्षा से PPE किट में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। आपको बता दें कि सुबह 4:30 बजे भारतीय तटरक्षक दल को मदद के बारे में सूचना आई और सुबह 5:30 बजे इन जहाज में स्वास्थ्य सुविधाओं की मदद मांग रहे लोगों के लिए राहत और बचाव का अभियान शुरू हो गया और कुछ घंटे की मशक्कत के बाद उन्हें दोपहर 12 बजे के करीब वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। कोरोना के कारण महाराष्ट्र में पिछले 2 साल से कुश्ती की कोई प्रतियोगिता नहीं हुई है, जिसका असर पहलवानों की आमदनी पर पड़ा है। अब पहले की तरह प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही है। आलम तो ये है कि कई ऐसे खिलाड़ी जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक खेल चुके हैं, वो अब 300 रुपये दिहाड़ी में खेती करने को मजबूर हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ और खेलो इंडिया जैसी प्रतियोगिताओं में कांस्य पदक जीतने वाली संजना बागड़ी पहलवान हैं, लेकिन पिछले 2 साल से महाराष्ट्र में कुश्ती की सभी प्रतियोगिताएं बंद हैं। खेलकर जो पैसा मिलता था वो भी बंद है। हाल ये है कि संजना को अब घर चलाने के लिए 300 रुपये दिहाड़ी पर खेती करने को मजबूर होना पड़ा है। एक पहलवान को तंदुरुस्त रहने के लिए भी खान पान का खास ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन वो भी अभी दूर की बात हो गई है। सध्या कोरोनामुळे आमचं पूर्ण प्रॅक्टिस पण थांबले। कोरोना की वजह से ना ही कोई स्पर्धा हो रही है और ना ही प्रैक्टिस। परेशानी बढ़ गई है। हम पहले की तरह खुराक भी नहीं खा पा रहे हैं। मेरे जैसे कई और लोग हैं। पहलवानों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। बहुत गरीब परिवार से आते हैं। कई लोग जो पहलवान थे वो अब खेतों में काम कर रहे हैं। पहलवान की करायची ही आल्या अडचण आल्या। संजना का परिवार सांगली जिले के मेरज तालुका के तुंग गांव से आता है। पिता मछुआरे हैं, लेकिन फिलहाल बाजार बंद है और घर चलाने को पैसे भी खत्म हो रहे हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर कुश्ती खेली जाती है, लेकिन सब कुछ बंद पड़ा है। परिवार वाले बताते हैं कि संजना की तरह कई खिलाड़ी हैं जो इस तरह काम करने को मजबूर हैं।
पोरगीने एवढं कष्ट केलं। इसने बड़े मन लगाकर पूरी ताकत से कुश्ती में मेहनत की और हम भी चाहते थे कि उसे इसमें ही सफलता मिले। और अब जब ये खेतों में काम करती है तो बहुत बुरा लगता है। सरकार की ओर से कोई मदद मिले इसकी हम मांग करते हैं। शासनाकडं काहीतरी मदत व्हावं पहलवान की। ओलंपिक 2024 में होने वाली जो स्पर्धा है उसके लिए हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, आगे करेंगे, देखेंगे जो होगा। और उसके खर्चे के लिए वो थोड़ा गाँव में किधर खेत में काम मिलता है तो करते हैं, उसको पानी खेत में जाने के लिए वो जो बनवाता है वो बनाते हैं। भारत में एक खिलाड़ी जब बड़े स्तर पर पदक जीतता है तो उसकी तारीफ की जाती है और उसे पुरस्कारों से नवाजा जाता है। लेकिन ऐसे संकट के दौर में जैसे व्यवस्था उन्हें भी भूल जाती है, जबकि यही वो दौर है जब उन्हें व्यवस्था की मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। काश ऐसा होता तो संजना को खेल छोड़कर मजबूरन दिहाड़ी के लिए खेत में काम नहीं करना पड़ता। सांगली से रॉबिन्सन डेविड के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में सबसे बड़ा टीकाकरण ड्राइव चलाया गया, जहां पर कोरोना के लिए बने जितने नियम हैं उन सभी का पालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण अभियान से जोड़ा गया। और ये संभव हुआ मेडिकवर अस्पताल और साइबराबाद पुलिस की साझा मुहिम से। यहाँ एक दिन में 40,000 लोगों को टीका लगाया गया। यहाँ के तमाम इंतजामों का जायजा लिया हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने। हैदराबाद का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ हाईटेक्स एग्जीबिशन ग्राउंड्स हैदराबाद में हो रहा है। लोग आ रहे हैं यहाँ पर, काफी ट्रैफिक जाम बाहर है क्योंकि काफी एंजाइटी के साथ अपने वाहनों के साथ आ रहे हैं, लेकिन उनको टाइम स्लॉट्स दिए गए हैं। उनको बताया जा रहा है कि ये QR कोड अगर आप स्कैन करेंगे तो आप एकदम अंदर जाएंगे। मेडिकवर अस्पताल का जो ग्रुप है वो इसको कर रही है साइबराबाद पुलिस के साथ मिलकर। और हमारे साथ है डॉक्टर अनिल कृष्णा जो चेयरपर्सन है मेडिकवर का। ये पूरा ऑर्गेनाइज आपने क्यों किया? 50,000 या फिर 40,000 एक वेन्यू पर, इसका आपका मकसद क्या था? इतना स्केल में करने से ही ये हम कोरोना से नेक्स्ट वेव से प्रोटेक्शन हो सकता है। हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इतना स्केल में नहीं किया तो वी विल एंड अप इन थर्ड वेव में चले जाते। आपने काफी ये लाइन्स ऑर्गेनाइज किए ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, लेकिन काफी भीड़ कम है इसलिए बहुत सारे लोग एकदम से अंदर आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत सारे काउंटर्स, कितने ऐसे काउंटर्स आपने लगाए हैं? ये 3 हॉल है, एक हॉल में 100 वैक्सीनेशन सेंटर्स है। ईच सेंटर में 2 नर्स बैठा हुआ है। वो लोग एक प्रिपेयर करते हैं, एक जॉब करते हैं। सो हार्डली 2 मिनट में वैक्सीनेशन हो जाता है। सो दैट इज़ वेरी वेरी फास्ट, यानी कि आपको यहाँ पे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि आप वैक्सीन के क्यू में इंतज़ार करेंगे और फिर जाएंगे। नो रजिस्ट्रेशन एट साइट, इधर रजिस्ट्रेशन का कुछ नहीं है। इधर आके वो जो QR कोड है वो दिखाने से दे गेट एंट्री, दे गेट अ जैब। 2 घंटे में उनको कोविन पोर्टल से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाता, क्योंकि हमारा पोर्टल वी हैव इंटरलिंक्ड विद द कोविन, सो बैक एंड से। सो हेलो एक्सक्यूज मी, मैं जस्ट आस्क यू, आप व्हाट्स योर नेम? और आप डॉक्टर मोन्टिका दुबे। ओके, एंड how old are you? And I am 30 years old. Okay, but was it quite simple for you to get in here and do this? Yeah, luckily I was lucky. Okay, quite grateful that such a vaccination drive is happening, but all the arrangements you are saying आपने ऐसे precautions लिए हैं ताकि इसको super spreader event ना बने। So absolute contact free except for jab करने area में there is no touch, no contact. It's based on a pre-registration. उसके वास्ते उसको QR कोड मिलता, QR कोड इज स्कैन्ड ऑन द फोन, दे जस्ट वॉक इन, गेट द जैब एंड मूव आउट। सो एब्सोल्यूट कॉन्टैक्टलेस। और आप ये भी दिखाना चाहते हैं कि अगर निजी अस्पताल, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, वो भी अगर पब्लिक के साथ समर्थन करेंगे तभी वैक्सीनेशन ड्राइव पॉसिबल। 100% हम इतना ओनली ऑर्नामेंट वी हैव और ओनली वेपन हमारे साथ है इज वैक्सीन। अनलेस एंड अनटिल इतना कंट्री में वी हैव 130 करोड़ पीपल, एटलीस्ट 100 करोड़ लोग को वैक्सीन करना पड़ता है। इट इज़ ए मैसिव ड्राइव। 6 मंथ्स में करना है तो नॉट ओनली कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट टुगेदर शुड रन सच काइंड ऑफ ड्राइव्स। थैंक यू सो मच। तो हैदराबाद या फिर दुनिया भर का सबसे बड़ा ऐसा वैक्सीनेशन ड्राइव
यहाँ किया जा रहा है हैदराबाद में, ये जताने के लिए कि अगर सबका समर्थन एक साथ होगा तो ये पॉसिबल है कि हम बड़े बड़े नंबर्स को कवर कर सकते हैं। इंडिया को वैक्सीनेट किया जा सकता है तीसरे वेव के आने से पहले। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां पर लॉकडाउन का ऐलान किया गया, तो वहीं इसका असर उन बेजुबान जानवरों पर भी आया जिनके सामने खाने पीने की चुनौती बढ़ गई। और इन्हीं परेशान जानवरों के लिए सामने आए ग्रेटर नोएडा एक्टिव सिटीजन टीम के लोग, जो बिना किसी सरकारी मदद के हर रोज सैकड़ों जानवरों का पेट भर रहे हैं। राजीव रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। ऐसा नज़ारा शायद आपने कम ही देखा हो। गाड़ी आते ही बंदर और कुत्ते उसकी ओर लपक पड़ते हैं। लोग उतरकर बंदर को प्रेम से केला देते हैं, कुत्ते को दूध पिलाते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, तालाब में बतख और मछली को ब्रेड का टुकड़ा देते हैं। ये सभी किसी के पालतू जानवर नहीं हैं। लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया तो इनके भूखे मरने की नौबत आ गई थी। सबको खाना बांट ही रहे थे लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन के अंदर। फिर हमने देखा कि क्योंकि हमारे ये जीव जंतु हैं, इनकी भी बेचारे खाना वाना, क्योंकि मार्केट बंद थे, बाज़ार बंद थे, तो कहाँ से इनको मिलाया जाए, क्योंकि इतने भी हाइपर होते जा रहे थे, भूखे थे, लोगों को तंग करने लगे, बच्चों को काटते थे। तो फिर हमने कहा यार इनको खाना खिलवाया जाए। ऐसे ही बेजुबानों की मदद के लिए ग्रेटर नोएडा की एक्टिव सिटीजन टीम के लोग सामने आए। पिछले साल लॉकडाउन का अनुभव इस बार और काम में आया, तब भी बेजुबानों की ऐसे ही मदद की गई थी। नतीजा जानवर भी किसी तरह का डर छोड़कर खाने के लिए ऐसे आने लगे जैसे कब से जानते हो। ये देखो, जब हम शुरू में आए थे हम इनसे डरते थे, और जैसे खिलाते गए सहज सहज तो वैसी एक जैसे दोस्ती सी हो जाती है। इनको हमारी पहचान होगी। और ये हम सुबह को 7 बजे आया करते थे और सुबह को हमारा सारा इंतज़ार करते थे खड़े होकर के। तो हम रोज़ जो गौ माता और नंदी है उनके लिए चारा, और जो बंदर है उनके लिए केला, और जो डॉगी है उनके लिए दूध, और बत्तखों के लिए ब्रेड वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम खिलाया करते थे ला करके। तालाबों की मछलियों और बत्तखों का भी ख्याल रखा गया है, सब बिना किसी सरकारी मदद के दरकार के। देखिए, हम लोग जो भी यहाँ पे ये खर्चा होता है हमारा डेली का, प्रत्येक दिन का, तो ये सब लोग, हम जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं आपस में कंट्रीब्यूट करके ही करते हैं। ना हमें किसी गवर्नमेंट से कोई फंड मिलता है, ना यहाँ की अथॉरिटी से कहीं कोई सपोर्ट मिलती है। हम लोग अपनी पॉकेट से कंट्रीब्यूट करके करते हैं। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। समाज के हर वर्ग के लोग इस आपदा में ऐसे ही निस्वार्थ भाव से सामने आए। ये मिसाल है कि जब सिस्टम चरमरा जाते हैं तो उसे संभालने के लिए जनता के बीच से इसी तरह हीरो निकलते हैं। इंसानों के लिए तो तमाम संगठन हैं जो खाने पीने का इंतजाम करते हैं, लेकिन जानवरों के लिए ये पहल इसलिए भी सराहनीय है कि ये बेजुबान न तो अपना दर्द बता सकते हैं और न ही हम इंसानों की तरह जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।